नमस्कार। मेरा नाम रजनी चांदीवाल है और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उस विषय का नाम है उत्तर भारत में हिंदी पत्रिकाओं का इतिहास। जब हम ये बात कहते हैं, जब हम पत्रिकाओं की बात करते हैं तो सबसे पहला जो सवाल हमारे मन में आता है वो ये है कि अम, आखिर हिंदी भाषा की जितनी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर बोली जाती थी, अलग अलग राज्यों में बोली जाती थी, तो जब हम हिंदी भाषा की पत्रिकाओं के बारे में बात करते हैं तो किन भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप उत्तर भारत के में अगर बात करेंगे तो उत्तर भारत के मुख्य राज्य, ख़ास तौर पर ये इतिहास जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक की बात हम करते हैं, ख़ास तौर पर जहाँ हमें एक बूम, जिसको इंग्लिश भाषा में एक शब्द है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको वो देखने को मिलता है। तो इन राज्यों में, इन भौगोलिक क्षेत्रों में कौन कौन सी जगहों के बाद हम बात करते हैं, तो पहली उत्तर भारत में जैसे बहुत सारे प्रोविंसेस जिनको अलग अलग नाम से ब्रिटिश गवर्नमेंट बुलाती थी। जैसे पहले 19वीं शताब्दी में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध, अवध जिसको OUDH के नाम से जाना जाता था, वो अवध की तरह था। बट मगर तो वो बाद में जाकर उत्तर प्रदेश बना। बाद में उत्तर प्रदेश उससे अलग हुआ। पंजाब एक जगह हुई और राजस्थान, बिहार, मगर इन सब के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे रहे जहाँ पर इन पत्रिकाओं का प्रचार और प्रसार हुआ। दूसरी बात जो हम आज इस लेक्चर में करेंगे वो ये है कि आखिर इन पत्रिकाओं को पढ़ता कौन था, इन पत्रिकाओं में किस किस तरीके के विषयों की चर्चा की जाती थी, और उसके अलावा इन पत्रिकाओं की आखिर कीमत क्या थी, जिसे कौन कौन उन पत्रिकाओं को खरीद सकता था, क्या किस किस तरह की पत्रिकाएं सामने आई। मगर इन सब में सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने है वो ये कि आखिर इन पत्रिकाओं का उदय क्यों हमें देखने को मिलता है और किस समय पर ये पत्रिकाएं आखिर सब प्रकाशन संपादन में बहुत ज़्यादा नंबर में आनी शुरू होती हैं। तो पहला ये इसमें ये है कि एक युन हेबमास नाम के व्यक्ति हुए जो जर्मन थिंकर, जर्मन विचारक थे। उन्होंने एक थ्योरी या एक तरीके की थ्योरी के बारे की बात की जिसको कहा जाता है पब्लिक स्फीयर की थ्योरी। यानी कि उन्होंने यूरोप के अंदर इस बात को देखा कि कैसे जब यूरोप में मॉडर्न यानी आधुनिक समाज का निर्माण होता है, तब उस समाज के अंदर कैसे एक ऐसे दायरे का, एक स्थान का, एक इमेजिनरी स्थान आप उसको समझ सकते हैं, या एक ऐसा वैचारिक स्थान जिसको आप समझ सकते हैं, या दायरा उसको कह सकते हैं, कि उसका धीरे धीरे एक ऐसे दायरे का, वैचारिक दायरे का उदय हुआ जिसकी वजह से जो लोग थे, जो आम लोग थे, या जो आप अभिजात्य वर्ग के लोग थे उस समय, वो भी अपने विचारों को राज्यों और सत्ता के अलावा लोगों के सामने रख पाए। यानी एक ऐसा ऐसा दायरा या ऐसा समाज या ऐसा वैचारिक समाज का निर्माण हुआ जो सत्ता के एक तरीके से सत्ता से बिल्कुल अलग था, उससे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि ये बिल्कुल उससे फ्री नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इस कड़ी को उन्होंने फॉलो किया, इस कड़ी को लेकर गए, और उस कड़ी के माध्यम से उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे रेवोल्यूशन यानी क्रांतियां तक, फ्रांसीसी क्रांति में भी इस पब्लिक स्फीयर या वैचारिक समाज जिसको हम कह सकते हैं, दायरा, इसका निर्माण किस तरीके से होता है। तो भारत में इस तरीके के सामाजिक या वैचारिक स्थान या वैचारिक दायरे का उदय हमें देखने को 19वीं शताब्दी के अंत में मिलता है। अब उसके बहुत सारे कारण थे।
पहले कारण अगर आप कुछ कारणों को अगर हम देखें तो एक कारण उनमें से ये था जिससे कि हम सब जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में मिशनरी यानी मिशनरीज जो थे वो बहुत तरीके से इस समाज की, हिंदू समाज की बहुत सारी कुरीतियों को, या हिंदुस्तान में इस तरफ उस समय जितनी कुरीतियाँ फैली थी, जैसे सती प्रथा की कुरीति, या फिर विवाह या बाल विवाह की कुरीति, इन सब, या अशिक्षा, महिलाओं में अशिक्षा का, जाति प्रथा की कुरीति, इन सभी मुद्दों पर वो बहुत बात कर रहे थे, और इन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा आक्रमण एक तरीके से भारतीय समाज पर हो रहा था। तो भारतीय समाज के अलग अलग हिस्से, खासतौर पर जो मध्यम वर्ग या जाति प्रथा या जाति व्यवस्था में जो ऊपर की तरफ जो जातियां आती हैं, उन जातियों में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक संज्ञान उन लोगों ने इस चीज़ का लिया कि हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं और हमें इस समाज को ठीक करना है। तो इसके नतीजन आप हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे धर्म सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत में, पूरी 19वीं शताब्दी में देखने को मिलते हैं। एक कारण, और उन धर्म सुधार आंदोलनों की वजह से जो प्रिंट कल्चर जिसको कहा जाता है, यानी कि प्रकाशन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आई ताकि लोग धर्म सुधारकों की बातों को समझ सकें। अब धर्म सुधारकों ने, या अलग अलग तरीके की पत्रिकाएं या प्रिंट कल्चर का जब उदय होता है, तो उस उदय के अंदर हम देखते हैं कि ये इन पत्रिकाओं का एक खासा रोल होता है, और ये पत्रिकाएं एक उद्देश्य के साथ में लोगों के सामने आती हैं कि धर्म सुधारकों का क्या मत है, हमें क्यों एक सुधार की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो लोग उसके खिलाफ थे, उन लोगों ने अपने मत रखे कि हमें क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक कारण ये रहा कि जिस तरीके से हमें प्रिंट कल्चर का उदय हमें 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखने को मिलता है। दूसरा, ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी अंत में हमें ये भी देखने को मिलता है कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट सेंसस यानी जनगणना कराती है। जनगणना के अलावा वो बहुत तरीके के आंकड़ों को इकट्ठा करती है, और जब ये आंकड़े या जनगणना लोगों के सामने आते हैं, तो सभी लोग, व्यक्ति विशेष जिसे हम कह सकते हैं, कि वो व्यक्ति अपनी अपनी जातियों के बारे में, अपने अपने समुदायों के बारे में, अपने अपने राज्यों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सचेत होते हैं, और वो इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि आखिर हमारी जो जनगणना के हिसाब से हमारे आंकड़े आए हैं, उसमें हमारी क्या स्थिति है, हमारे यहाँ क्या कुरीतियाँ हैं, हमारी जाति में क्या कुरीतियाँ हैं, हमारे समुदायों में क्या कुरीतियाँ हैं, और किस किस तरीके से उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो एक कारण बड़े स्तर पर हम ये भी देखते हैं कि जब हम आगे देखेंगे कि बहुत जिस तरह की पत्रिकाएं अगर 19वीं शताब्दी के अंत में छपनी शुरू होती हैं, उसमें एक प्रकार जो है वो बहुत बड़ा, उसमें एक बहुत बड़ा समूह वो जाति विशेष पत्रिकाओं का है, जिसमें अग्रवाल समाज अपनी पत्रिकाएं अलग से छापता है, खंडेलवाल समाज अपनी पत्रिकाएं अलग से छापता है, कुशवाहा समाज अपनी पत्रिकाएं अलग से छापता है, कान्यकुब्ज समाज जो ब्राह्मणों के अंदर, ब्राह्मण जाति के अंदर अलग अलग गोत्र अपनी अपनी पत्रिकाएं अलग से छाप रहे हैं। तो ये ना सिर्फ एक जाति विशेष था, बल्कि जातियों के अंदर भी जो छोटी छोटी जातियां थी, जो अलग अलग तबकों में बटी थी, उन जातियों के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि वो इस चीज़ को लेकर बहुत सचेत होती हैं कि उनकी जातियों में आखिर क्या कुरीतियां हैं और उनको किस तरीके से निकालना है। तो बहुत तरीके की, अगर आप देखना चाहें कभी, अगर आप पत्रिकाएं उठाकर देखेंगे, जिनके हम नाम आगे बताएंगे, उनमें आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से हमें अलग अलग तरीके की पत्रिकाओं को देखने का मौका मिलता है। अगर हम देखना चाहें कि किस और ये पत्रिकाएं, और इसके अलावा बहुत अलग अलग तरीके के वाद विवाद, बहुत अलग अलग तरीके के विषयों पर पत्रिकाएं छपती हैं।
हम देखना चाहें तो स्वास्थ्य से संबंधित बहुत तरीके की पत्रिकाएं अब इस समय आती हैं, शिक्षा से संबंधित बहुत तरीके की पत्रिकाएं इस समय आती हैं। इसके अलावा ज़बान से संबंधित, अगर आप कहना चाहें भाषा से संबंधित पत्रिकाएं, क्योंकि हिंदी और उर्दू के बीच में जो जो लड़ाई जिसकी हम शुरुआत कहते हैं, वो समझ सकते हैं कि 19वीं शताब्दी एक खासा टाइम है जिस समय ये सब आना शुरू होता है। तो ये सब कारण रहे कि जिसकी वजह से 19वीं शताब्दी के अंत में हमें एक तरीके से एक उदय हम जिसको मान सकते हैं, हिंदी पत्रिकाओं का उदय जिसको मान सकते हैं, वो हुआ। अगर हम अब देखना चाहें कि ये पत्रिकाएं आखिर किस किस तरीके थी, जैसे मैंने आपको बताया कि जातीय पत्रिकाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधित पत्रिकाएं हैं, शिक्षा से संबंधित पत्रिकाएं हैं, नारी किशोरियों के लिए अलग से पत्रिकाएं हैं, पुरुष और नवयुवकों के लिए अलग से पत्रिकाएं हैं, आधुनिक समाज, आधुनिकता को विचार में लेते हुए अलग से पत्रिकाएं हैं, मीमांसा पर अलग से पत्रिकाएं हैं, फिलॉसफी जिसको आप कह सकते हैं उसमें अलग से पत्रिकाएं हैं। तो अलग अलग तरीके की पत्रिकाओं का उदय आपको देखने को मिलता है। अगर हम उन पत्रिकाओं की झलक देखना चाहें तो एक मिनट, सो उस तरीके से हम अलग अलग तरह की पत्रिकाओं की झलक देख सकते हैं। यहाँ आप एक सूची मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये सूची के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं, एक हिंदी देखिए, पहले अलग अलग पत्रिकाओं की झलक। जाति समुदाय से संबंधित कुछ पत्रिकाएं हैं। अंजलि 1880 में, जिसके संपादक रहे महेश चंद्र गर्ग, वो प्रयाग महाजनी टोला से छपी। उसके अलावा अग्रवाल जातीय बुलेटिन जो 1940 तक छपती रही। ओसवाल जोधपुर में ओसवाल नाम की पत्रिका जो ओसवाल समाज के लिए थी, जोधपुर से 1926 तक छपती रही। वाजपेयी जो 1913 से 1914 तक से छपनी शुरू हुई। कलाकार क्षत्रिय मित्र इलाहाबाद से छपी 1911-1912। फिर आप देख सकते हैं कान्य कुब्ज नायक जो रायपुर बनारस से भी छपी 1920 में। कुशवाहा क्षत्रिय बंधु 1927 में। कुर्मी क्षत्रिय काशी में। खंडेलवाल बिंदु 1926। खंडेलवाल वैश्य सभा महासभा जो में भी जान सकते हैं कि हम चाहते हैं, सोच सकते हैं कि एक ही समाज की हैं, मगर उस समाज के अंदर भी अलग अलग तबके अपनी अपनी पत्रिकाएं छाप रहे हैं। तो 1930 में आगरा में भी हमें इस तरीके के चलन दिखते हैं। खत्री समाज की पत्रिका 1906 में जो काशी से छपती है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें स्वास्थ्य से संबंधित पत्रिकाएं जो छपती हैं, वो आयुर्वेद प्रचारक एक पत्रिका है। आयुर्वेद विज्ञान जो स्वामी शरण जी वैद्य छापते थे, उनकी एक पत्रिका है। आरोग्य दर्पण वैद्य गोपीनाथ गुप्त अहमदाबाद 1932, आप देख सकते हैं गुजरात भी यहाँ पर है। आरोग्य सिंधु 1938 आगरा। कल्पवृक्ष 1931। ज्योति लाहौर 1921। स्वास्थ्य दर्पण 1928। ये सब पत्रिकाएं हैं। तो आयुर्वेद में भी अगर आप उस समय के बारे में हम विचार करें, क्योंकि अभी हम कोविड के काल से गुजर रहे हैं, और कोविड के काल में हमें ये सबसे ज़रूरी जानने को मिला कि किस प्रकार से एक अलग तरीके के चीज़ों को, एक अलग तरह के स्वास्थ्य संबंधी जो हमारे विचार हैं वो एक पैंडेमिक के दौरान या फिर एक ऐसी महामारी के दौरान कैसे बदलते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंत में भी, यानी 1901, 1888, 1896, 1898, नॉट 1898, उसके अलावा इन सभी समय पर हम देखेंगे कि हमें प्लेग की बीमारी या कॉलेरा की बीमारी बहुत ज़्यादा दिखती है। उस तरह समय के रिकॉर्ड में भी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के, अगर इंडियन आर्काइव के रिकॉर्ड आप देखना चाहें तो आप जानेंगे कि उस वक़्त में हमें अलग अलग तरह की बीमारियां घेर रही हैं।
और ये वही समय है जब कुनेन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुनेन एक नई तरीके की दवाई के तौर पर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, या आप वेस्टर्न मेडिसिन जिसको कह सकते हैं कि बाहरी मेडिसिन की तरह शुरू होती है। सबसे पहले यहाँ साइंस के एक्सपेरिमेंट शुरू होते हैं 1850 के बाद, जो ब्रिटेन में भी शुरू होते हैं, इंडिया में भी शुरू होते हैं। और वो पहली बार 1880 1890 में ये जानकारी पाते हैं धीरे धीरे कि आखिर बीमारियां बीमारियों की जड़ आखिर क्या है, एक बैक्टीरिया है या बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से बीमारियां फैलती हैं। तो एक तरीके के विज्ञान का उदय भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। आधुनिक विज्ञान का उदय यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो उसके उलट हमें, जब हम विज्ञान के उदय के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें भारतीय चिकित्सा प्रणाली की बहुत सारी पुस्तकें भी प्रकाशन में दिखती हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके से अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है, और उसको एक वैचारिक संघर्ष यहाँ पर देखने को मिलता है ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के कुनेन या बाकी जो तरीके के वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं। और जो विदेशी या आप वेस्टर्न मेडिसिन जिसको कह सकते हैं, या फिर जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर लाई गई, उनमें बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ मेडिसिन है, आधुनिकता के बहुत सारे प्रतीक रहे। तो उन सब तरह के प्रतीकों का भी आलोचना हम अलग अलग समय पर खास तौर पर जब स्वतंत्रता संग्राम अपने पूरे चरम पर रहता है उस समय देख सकते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी पत्रिकाएं, जैसे मैंने आपको कहा कि स्वास्थ्य दर्पण, ज्योति, कल्पवृक्ष, बहुत अलग अलग तरीके की पत्रिकाएं उस समय देखने को मिलती हैं। उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि किशोरी और महिलाओं से संबंधित पत्रिकाओं का अभी बहुत ज़्यादा विकास होता है, ख़ासतौर पर 1900 के बाद, 1920 के बाद खास तौर पर बहुत ज़्यादा संख्या में हमें पत्रिकाएं देखने को मिलती हैं। कुछ उसकी झलक आपके सामने है। आर्य महिला 1930। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो वो जाति विशेष भी है यहाँ पर पत्रिकाएं कि सब जातियाँ अपनी जाति की महिलाओं के लिए भी अलग अलग तरीके से पत्रिकाएं निकाल रही हैं। आर्य महिला 1930 में बनारस से छपती है। कन्या मनोरंजन और कन्या सर्वस्व दोनों ओंकारनाथ प्रयाग से छापते हैं 1913 में। खिलौना 1926 में छपती है। तरंगिणी वाराणसी प्रयाग में 1915 में छपती है। पूना 1937 में छपती है। महिला दर्पण 1920 में छपती है। महिला महत्व 1924 में छपती है। माया 1930 में छपती है। बालिका 1926 में छपती है। पुत्री शारदा 1921 में छपती है। लक्ष्मी 1908 में छपती है गया से, यानी बिहार से। सहेली 1931 में छपती है। अब इन सभी पत्रिकाओं में ये पत्रिकाएं खास तौर पर, जबकि बहुत, इससे अगर आप संख्या जानना चाहें तो संख्या इससे बहुत ज़्यादा है। नंबर, अगर आप संख्या देखना चाहें तो संख्या करीबन 500-600 से भी ऊपर है इन पत्रिकाओं की। और हमें ये सिर्फ हिंदी पत्रिकाएं हैं। इनके अलावा अलग अलग भाषा में पत्रिका अलग से छप रही हैं, इंग्लिश में पत्रिकाएं अलग से छप रही हैं, तो वो उनका इतिहास अलग है। मगर हमें हिंदी में पत्रिकाएं, जिसकी मैं आपको झलक दिखाना चाहती थी, यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं। पुरुष और किशोरों से संबंधित पत्रिकाएं अलग हैं। आदर्श 1934 में रामचंद्र शर्मा हरिहर छापते हैं। उद्यम 1922 में झांसी में छपती है। बालक अंक कल्याण 1912 में छपती है। कुमार मित्र 1933 में छपती है। छात्र सहोदर 1920-21 में छपती है। जीवन संदेश मुजफ्फरपुर से 1934 में छपती है। जीवन सखा 1939 में छपती है। तरुण कुमाऊं, अब देख सकते हैं कुमाऊं उत्तराखंड में भी ये छप रही हैं, पत्रिकाएं छप रही हैं, 1922 में छपती है। दीपक 1934 में छपती है, जो पंजाब से छप रही है। धर्म सखा, प्रदीप, बाल प्रभाकर, ये सब 1925, 1939, 1907। भ्रमर 1922 में छपती है। मर्यादा 1910 में छपती है। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा नया पढ़ने वालों का एक पहली बार जो एक तबका तैयार होता है, वो है बच्चों का। जो इससे पहले 19वीं शताब्दी से पहले, 1920 से पहले हमें
मुश्किल से कोई एक ऐसा पत्रिकाएं या ऐसा कोई प्रिंट कल्चर के अंदर ऐसी कोई अखबार या कुछ भी देखने को मिलता है जो सिर्फ बच्चों को जो सिर्फ बच्चों के लिए होता है। तो यहाँ पहली बार हम देखते हैं कि बच्चे अब 1920 के अंदर लेखकों के लिए भी एक तरीके से केंद्र में है। तो बच्चों के लिए अलग से बहुत सारी पत्रिकाएं छपती हैं। उसमें भी अगर आप संख्या देखना चाहें तो संख्या करीबन 200-300 होगी। इनमें भी अगर आप कुछ की झलक में देखना चाहें तो बालक है 1932 में जो छपी, बानर 1931 में छपी, बाल मनोरंजन 1936 में छपी, बिजूकी 1936 में छपी, बच्चों की दुनिया 1940 में छपी, मनोरमा 1924 में छपी, मुनि 1916 में काशी से छपी, रसिक वाटिका कानपुर से 1898 में, जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत पुराने से छपी, रूपम 1938 में छपी, विद्या विनोद 1896 में छपी और वाणी 1931 में छपी। तो ये सभी पत्रिकाएं आप देख सकते हैं। बच्चों की पत्रिकाओं में जो खास चीजें हैं वो ये हैं कि जो वयस्क लोगों की पत्रिकाएं हैं या जो बड़े लोगों की पत्रिकाएं हैं उन्हीं की कुछ कुछ झलक आपको बच्चों की पत्रिकाओं में भी देखने को मिलेगी। ज़रूर यहाँ पर बच्चों से संबंधित कविताएं हैं, चित्र हैं, शरारती कहानियां हैं, बहुत नैतिक शिक्षा की बहुत सारी कहानियां यहाँ पर हैं जिसमें छोटे बच्चों को, खासकर लड़कियों को ये समझाया गया कि आधुनिक चीज़ें क्या हैं, उनसे कैसे दूर रहना है। ज्वेलरी या जिस आभूषण के खिलाफ एक तरीके की कैंपेन जो हमें एक तरीके की मुहिम हमें जो बहुत सारे प्रेमचंद के की किताबों में, उनके काम में भी बहुत दिखती है, जहाँ पर जेवर बहुत बड़े स्तर पर कारण बनते हैं कहानी के बनने का या मुख्य कारण है दिक्कत होने का कहानी में या नॉवल में या उपन्यास में। तो वहाँ बच्चों की मैगजीन में भी, बच्चों की पत्रिकाओं में भी ये बात बार बार खास तौर पर लड़कियों और किशोरियों और छोटे बच्चों की पत्रिकाएं जो हैं उनमें लड़कियों को ये बात बार बार कही जाती है कि कैसे सादी जिंदगी, एक बहुत सादा जीवन बहुत अच्छा जीवन है, और कैसे घर में हाथ बटाना चाहिए, या जिस तरीके के एक तरीके की आदर्श महिला की छवि जो बड़ी पत्रिकाओं में दिखाई जाती थी, उसी का एक तरीके से छोटा रूप वो बच्चों की छोटी पत्रिकाओं में भी रहा। लड़कों को या छोटे बालकों को जो पत्रिकाएं उनके लिए लिखी गई, उनमें ख़ास तौर पर यही रहा कि उनमें वही जो बड़े बच्चों के लिए जो पत्रिकाएं रहीं या बड़े लोगों के लिए, उसका भी एक छोटा रूप देखने को मिला, जिसके अंदर एक तरीके का पौरुष को बनाना, घर के लिए देखभाल करना, एक आदर्श बच्चे की तरह रहना, एक आदर्श पुरुष बनना, उनकी ख्याल में उन पत्रिकाओं में सबसे ज़्यादा बताया गया। अब इन पत्रिकाओं के अलावा भी कुछ पत्रिकाएं छपी जो अलग अलग मुद्दों पर थी, जो एक ऐसे मुद्दे हैं जिनका हम नहीं भूल सकते, जैसे 75वीं वर्षगांठ पे आज़ादी की, आज़ादी या स्वतंत्रता से जुड़ी हुई, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे अलग अलग पत्रिकाओं में आए। किसी में गांधी विशेषांक के तौर पर आया, किसी में तो राष्ट्रवादी एक थीम बहुत बड़े स्तर पर रहा। जाति से जुड़ी हुई जाति उन्मूलक पत्रिकाएं छपी, जैसे जात पात तोड़क, स्वामी श्रद्धानंद जो उत्तर प्रदेश में रहे, उनकी एक पत्रिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा छपी। आर्य समाजी पत्रिकाएं छपी, उसके अलावा सनातन धर्म मासिक पत्रिकाएं छपी, विशाल भारत, विश्वमित्र, संदेश, ये सभी ऐसी पत्रिकाएं रही जिसमें देश से जुड़ी या स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाई गई। साहित्यिक पत्रिकाएं रहीं जहां पर साहित्य से जुड़ी हुई बातें हुई, भाषा से जुड़ी बातें हुई, साहित्यिक लेख लिखे गए। उसके अलावा भाषा से संबंधित, भाषा क्या है, हिंदी भाषा क्या है, उर्दू भाषा क्या है, उनसे जुड़ी हुई उसके विशेषांक क्या हैं, या उसमें किस तरीके का साहित्य छप रहा है, वो उस पर भी हमें अलग अलग तरीके की पत्रिकाएं देखने को मिलती हैं। शिक्षा से संबंधित, क्योंकि हम जानते हैं कि 18वीं शताब्दी से
19वीं शताब्दी तक और 20वीं शताब्दी तक बिल्कुल हमें स्कूल एक तरीके से इंग्लिश शिक्षा प्रणाली में मिलते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग किताबें छपनी शुरू हुई जो अपने देश के बारे में, भौगोलिक तरीके से दुनिया के बारे में, अलग अलग तरीके से आप किस तरीके से अपने आप को जानते हैं, उस तरीके की शिक्षा के बारे में बहुत तरीके की किताबें छपी जो शिक्षा से के विद्वान थे, जो पहले शिक्षा प्रणालियों में या ब्रिटिश शिक्षा शासन व्यवस्था के अंदर जो अधिकारी रहे, उन्होंने अलग अलग तरीके से किताबें शिक्षा पर छापी ताकि लोग बच्चे उनको अलग स्कूल के बाहर भी पढ़ सकें। अब इसके अलावा क्रांतिकारी पत्रिकाएं जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जैसे सुभाष चंद्र, जैसे भगत सिंह की पत्रिका रही और क्रांतिकारी पत्रिकाएं रही, उनका इतिहास कमोबेश सभी को मालूम है। सो इन तरीके की पत्रिकाओं में हमें ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो इसके साथ में हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो ये कि आखिर पढ़ने वालों की संख्या क्या थी। जब हम इस बारे में बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि पढ़ने वालों की संख्या आखिर क्या थी। तो उसी समय पर हम ये भी देखेंगे कि माफ कीजिए, उसी समय पर हम ये भी देखेंगे कि कैसे कैसे एक ज़्यादा नंबर पर जो लोग रहे, जो ज़्यादा हमारी आखिर हमारे बीच में आखिर कितने लोग उन किताबों को या उन मैगजीन्स को या उन पत्रिकाओं को पढ़ पाए। तो उसी के स्तर पे अगर हम देखना चाहें तो कौन उन पत्रिकाओं को ले सकता है, जिसकी माली हालत या आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि उन पत्रिकाओं को खरीद सके। तो उन पत्रिकाओं के बारे में अगर आपको बताया जाए तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगी कि ये पत्रिकाएं, जैसे कि मैंने बताया, जैसे बच्चों की एक पत्रिका थी बाल सखा, और बाल सखा पत्रिका के अंदर बाल सखा की पत्रिका की सदस्यता जो थी वो 2 से 4 आना थी। अब आना 1930 में 1920 में ₹1 का 6वां हिस्सा हुआ करती थी। उस समय भी ये एक इतनी सस्ती नहीं मानी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षित वर्ग है, एक तरीके से एक जाति, खास विशेष जो जाति व्यवस्था में ऊपर के खानों में लोग जो आते हैं, वही उस चीज़ को पढ़ सके, जो शिक्षा ले सके, हिंदी या पढ़ना लिखना सीख सके, या फिर उनके पास आर्थिक तौर पर इतनी एक तरीके से आर्थिक तौर पर इतने अच्छे रहे कि वो इन पत्रिकाओं को खरीद सके। मगर बाल सखा का उदाहरण क्योंकि हम ले रहे हैं, तो बाल सखा, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 से 4 आना इसकी वार्षिक मासिक सदस्यता है और 2 से 4 आना की मिलती है। और इसका अगर आप देखें 1924 में बाल सखा जो बच्चों की पत्रिका है वो 2000 से 2500 कॉपी प्रति माह बेच रहे हैं। सो अगर आप ये एक बच्चों की मैगजीन है, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो बड़ों की मैगजीन है, जो पत्रिकाएं, हिंदी पत्रिकाएं ऐसी हैं जो कि बड़े समाज में या बड़े लोग जिसको पढ़ते हैं, वो किस हद तक सर्कुलेशन में, किस हद तक प्रकाशन, संपादन और लोगों तक पहुंचती है, या उसकी कितनी बिक्री होती होगी। दूसरा ये कि पढ़ने वालों की संख्या, आखिर कितने लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ लिख सकते हैं। तो 1885 में 92% जनसंख्या जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और आउट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक नाम है जो हम उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों से रिलेट करते हैं, क्योंकि पहले उसका नाम वही हुआ करता था। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में 92% जनसंख्या जो 1885 में पढ़ लिख नहीं सकती थी, पढ़ना लिखना नहीं जानती थी।
हालांकि हम देखेंगे, जैसे हमने बाकी पत्रिकाओं में भी देखा, कि 19वीं शताब्दी तक आते आते ज्यादातर प्रकाशन घर हमारे उत्तर प्रदेश में है। काशी, प्रयाग, बनारस, इलाहाबाद, यहीं पर हमें ज्यादातर इसकी प्रकाशन देखने को मिलती है। फिर 20वीं शताब्दी में 1930 तक आते आते 40% उत्तर प्रदेश के अंदर 40% जनसंख्या ऐसी है जो कि पढ़ सकती है। ये वही जनसंख्या है जो स्कूलों में जा पाई, जो पढ़ाई लिखाई कर पाई, या एक तरीके से जाति विशेष जनसंख्या रही, जो जाति के पायदान में ऊपर रहे। उनके पास एक तरीके से उनके पास एक तरीके से रिसोर्सेज, या जिसको आप कह सकते हैं एक तरीके से एक आसान रहा उनके लिए ये सब चीज़ें पढ़ना। मगर ऐसा नहीं था कि जो लोग नहीं पढ़ पाते थे वो लोग बिल्कुल इन मैगजीन्स या उनके लिखने वाले या उनके पढ़ने वाले इन पत्रिकाओं से उनको बिल्कुल उनको अलग रखते थे, उनको बिल्कुल महरूम रखते थे, या उनको अलग विभिन्न ऐसा रखते थे कि जो ना पढ़ने वाली जनसंख्या बिल्कुल उसको देख ना पाए। उसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगी, क्योंकि चित्र हमेशा चित्र छपा करते थे, अलग अलग पत्रिकाओं में चित्र हमेशा छपा करते थे, जो कि आपने बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कार्टून या पेंटिंग्स या अलग अलग तरीके से देखी होगी। भारत माता की छवि एक ऐसी है जो अलग अलग समय पर कैलेंडर्स पर, माचिस पर, अलग अलग तरीके से अखबारों में और मैगजीन्स के अंदर और पत्रिकाओं के अंदर छपी। तो हम देख सकते हैं कि चित्र भी एक बड़ा माध्यम रहे जिस पत्रिकाओं के अंदर जिसकी मदद से लिखने वाले या पढ़ने वाले अपने संदेश को पहुंचा पाए, जिसके लिए आपको लिटरेसी या पढ़ने लिखने की जरूरत उस हिसाब से नहीं है। अगर आपको दिखाना चाहूँ मैं एक और आपको दृश्य, जैसे ये एक चित्र है जो कि 1930 में छपा है। ये चित्र मैंने लिया है तस्वीर घर से। तस्वीर घर एक ऑनलाइन आर्काइव है जो आप सब लोग देख सकते हैं। उसी तरीके से जो जो इन पत्रिकाओं को देखना चाहते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के पुस्तकालय हैं जहां पर जाकर आप इन सभी पत्रिकाओं को देख सकते हैं। इंदिरा नेशनल दिल्ली में अगर हैं तो नेशनल मेमोरियल एक पत्रिका है, नेशनल मेमोरियल लाइब्रेरी है जहां पर, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी है जहां पर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर नागरी प्रचारणी सभा, जो हिंदी के मूवमेंट या हिंदी भाषा के लिए एक बहुत तरीके की मुहिम का हिस्सा रही, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इन पत्रिकाओं को संजो कर रखा गया है। ना सिर्फ पत्रिकाओं को संजो कर रखा गया है, बल्कि उस समय जितनी किताबें छपती थी उनको भी संजो कर रखा गया है। तो अगर आप में से कभी कोई जाना चाहे, एक भारती भवन करके एक इलाहाबाद में एक पुस्तकालय है जहाँ पर आप जा सकते हैं, जहाँ पर आपको बाकायदा लगी हुई किताबें आपको मिलेंगी और आप बहुत आराम से उन किताबों को देख सकते हैं। तो जैसे मैं ये बात आपको बताना चाह रही थी कि कैसे एक तरीके से चित्र भी इस मुहिम का हिस्सा हैं। तो ये एक चित्र आप देख सकते हैं, ये एक माचिस जो बेचते हैं आमतौर पर। माचिस एक व्यापारी, एक तरीके का व्यापार है, मगर ये माचिस का एक इश्तिहार है। और माचिस के इश्तिहार में आप देख सकते हैं कि भारत का चाबी चरखा, यहाँ पर स्वदेशी को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ स्वदेशी माचिस लिखा हुआ है, और यहाँ पर चरखे के अलावा आप देख सकते हैं चरखे का एक सिंबल है। चरखे का एक चरखा जो गांधी जी से सबसे ज़्यादा हम जब हम सोचते हैं तो गांधी जी के बारे में सोचते हैं, महात्मा गांधी के बारे में सोचते हैं, खादी की मुहिम के बारे में सोचते हैं, स्वदेशी की मुहिम के बारे में सोचते हैं कि कैसे खादी के आने से मैनचेस्टर से बना जो मशीन से बना जो कपड़ा था, जो भारतीय व्यापार को एक तरीके से दबा रहा था और किसी भी तरीके से उसको फलने फूलने नहीं दे रहा था, कैसे चरखे के आने से एक निशान के तौर पर ही चरखा इस मुहिम का हिस्सा बना, जहाँ पर हम अपने हिसाब से अपने घर में सूत काट सके और इस चीज़ को सामने ला सके कि
एक विदेश, क्योंकि हमारा देश इंडस्ट्रियलाइज जिसको कहते हैं, या एक तरीके से हम इंडस्ट्रियलाइज नहीं थे, यानी हमारे यहाँ मशीनों का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं आया था जो 1950 के बाद हमारे यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि ये मुंबई में, इनफैक्ट ये गंगा देवी मुंबई यहाँ पर लिखा है, यहाँ से छपी हुई है, और ये स्वदेशी को बेच रही है, जबकि ये सिर्फ माचिस को बेच रहे हैं, लेकिन माचिस के साथ साथ में ये स्वदेशी या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना हिस्सा देना चाहते हैं, अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। इस तरीके के बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, इस तरीके के बहुत सारे चित्र आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर आप ये जान सकते हैं कि आम जनता या आम लोग भी जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वो चित्रों के माध्यम से इस बात को समझ सकते थे कि आखिर संदेश क्या दिया जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा ये उदाहरण रहा। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें, ये इन सब चीज़ों के अलावा अगर हम देखना चाहें तो बहुत चीज़ें सामने आती हैं। एक और जो चीज़ सबसे बड़ी इसमें सामने आती है कि कैसे एक आधुनिक एक तरीके की वैचारिक जो लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम में जो ज़मीनी लड़ाई तो लड़ी गई वो अलग है। हमारे नेता अलग अलग नेता या क्रांतिकारी या अशफाक उल्लाह या भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस या सरोजनी नायडू, ये सभी लोग, महात्मा गांधी, अंबेडकर, ये सभी लोगों ने ज़मीनी लड़ाइयाँ तो लड़ी, मगर ज़मीनी लड़ाई के अलावा वैचारिक लड़ाई भी बहुत बहुत ज़रूरी थी। अब उस वैचारिक लड़ाई को लड़ने के लिए एक जो वैचारिक दायरे का जिसकी हमने बात की, पब्लिक स्फेयर का इस्तेमाल, वो जो हुआ वो इन पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। इन पत्रिकाओं की मदद से ही लोग आपस में ये बात कर पाए अपने समाज के बारे में या कहीं और, या खुलकर अपने व्यक्तिगत मतों को प्रकट कर पाए। ये चाहे आप अलग नाम से करें, आप नहीं चाहते आपकी जातीय समूह आपका नाम को जाने, तो कई लोगों ने एलियास जिसको कहते हैं, यानी कि किसी और नाम से, अपने पेन नेम जिसको आप कहते हैं कि पेन नेम से अपने अपने विचार रखने शुरू किए। बहुत सारे वैचारिक मतभेदों पर लड़ाइयाँ इन्हीं मैगजीन्स या इन्हीं पत्रिकाओं में हुई। इन पत्रिकाओं ने एक अलग दुनिया को समाज के सामने रखा। हालांकि वो दुनिया थोड़ी सी संकुचित हुई, थोड़ी सी मुश्किल सीमित थी, क्योंकि वो पढ़ने लिखने वाले जान सकते थे, मगर उसके बावजूद भी दुनिया में आखिर क्या हो, एक घर के बाहर, एक घर की चारदीवारी के बाहर, घर की चारदीवारी के सदस्यों के बाहर, एक जाति के बाहर, एक समुदाय के बाहर दूसरे लोग कौन हैं और वो क्या सोचते हैं और वो क्या लिखते हैं, उनकी किस मुद्दों पर क्या राय है, या दुनिया में आखिर हो क्या रहा है, या ये सब चीज़ें लोगों को एक बाहर के स्पेस से पता चलनी शुरू, यानी घर का जो स्पेस है या घर का जो दायरा है या घर की जो बातें हैं, वो एक तरीके से जुड़नी शुरू हुई बाहर की दुनिया से। वो बाहर की दुनिया घर की चारदीवारी के बाहर की दुनिया है, वो कोई भी हो सकती है, वो बाजार की दुनिया हो सकती है, वो व्यापार की दुनिया हो सकती है। वो अब जो पहले नेटवर्क या पहले जिस तरीके के आपस में लोग जानकारी रखते थे, उससे वो नेटवर्क बढ़ा, उससे वो दायरा ज़्यादा बढ़ा। जैसे महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर अलग अलग तरीके की मैगजीन्स में लिखा गया कि जब जैसे घर की सफाई कैसे रखनी है, इस पर बहुत सारे लेख छपे। साड़ी किस तरीके से पहननी चाहिए, वो बहुत बाद में आया, पर उस पर लेख छपे। आखिर फैशन क्या है, इस पर लेख छपे। यंग किशोरों को क्या करना चाहिए, इस पर लेख छपे। अगर आप बीमार पड़े तो क्या करना चाहिए, इस पर लेख छपे। तो आप समझ लीजिए कि जो आज के समाज में हमें अब 21वीं शताब्दी में हमें जो गूगल हमारे लिए करता है, वो एक संसार, उस तरीके का संसार जिसको गेम चेंजर कहते हैं, वो एक पत्रिकाएं रही जिन्होंने एक अलग ही संसार का निर्माण उस समय पर रहने वाले लोगों के लिए किया, जो इस बात को धीरे धीरे समझ पाए कि उनको अगर जानकारी की ज़रूरत है तो वो ज़रूर इन पत्रिकाओं को पढ़ सकते हैं।
अब इन पत्रिकाओं के पढ़ने में एक तरीके से पत्रिकाओं ने लोगों को दिया और लोगों ने भी पत्रिकाओं को दिया। बहुत लोगों ने चिट्ठियां लिखी पत्रिकाओं के लिए और ये कहा कि कैसे उनकी पत्रिकाएं मदद कर रही हैं लोगों को, उनके घर में क्या समस्या है, वो इससे कैसे जूझ रहे हैं। इस तरह की बाकायदा बहुत सारी बातें हुई। तो 1950 एक बूम जो हम जिसको कहते हैं, या एक उदय जिसको कहते हैं, जो 19वीं शताब्दी के अंत से चलना शुरू होता है, जो कि बहुत सारे कारणों की वजह से है। जैसा हमने कहा कि एक तरीके से ईसाई या बाहर की ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक तरीके से आपको एक तरह का आक्रमण, जिसके जवाब में हम लिखना शुरू करते हैं, धर्म सुधार आंदोलनों में लिखना शुरू करते हैं, महिलाओं के लिए जो आंदोलन हुए उनमें लिखना शुरू करते हैं, उनके सुधार के जो आंदोलन हुए उसमें लिखना शुरू करते हैं, जातियों के जो अस्पृश्यता है उसके खिलाफ जो लड़ाई वो बहुत तरीके से पत्रिकाओं के थ्रू हुई। ज्योतिबा फुले अगर हम देखें, वो भी मैगजीन या लिख के या बातें करके प्ले वगैरह करते थे, मगर उसके अलावा भी वो पत्रिकाओं के लिख के उनका तृतीय रत्न जो रहा वो एक तरीके से पब्लिक स्फीयर जिसकी हम बात करते हैं, एक या फिर प्रिंट कल्चर जिसकी हम बात करते हैं, पत्रिकाओं के आने से या एक तरीके से एक लिखने पढ़ने वाले वैचारिक दायरे के निर्माण की वजह से हुआ, जो कह सकते हैं कि एक तरीके से ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट से थोड़ा अलग था, उसकी चंगुल से अलग था। सब चीज़ें अलग नहीं थी ऑफ कोर्स। एक ये बात हम कह सकते हैं, जानते हैं कि सेंसरशिप एक अलग मुद्दा है जिसकी हम कभी और बात कर सकते हैं कि सेंसरशिप से कैसे कोई क्या क्या मैगजीन्स या क्या क्या पत्रिकाएं या क्या क्या लेख आप नहीं लिख सकते हैं। तो उसको लिखने के तरीके क्या हैं फिर, कि उसको उसका नाम बदल दिया जाए या सब जो विषय है उसका नाम बदल दिया जाए। नील दर्पण नाम का एक प्ले हुआ जो बहुत नामी एक प्ले है। वो उस नील दर्पण के अंदर ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को भारत में रामायण की तरीके से उसको दिखाया गया। उसमें क्वीन जो ब्रिटिश क्वीन थी उसको एक मंदोदरी के तौर पर, एक ईवल, एक बुरी रानी के तौर पर दिखाया गया, जिससे भारतवासियों को लड़ना था। तो अलग अलग तरीके से इसे हम देख सकते हैं। तो इसी आज के लेक्चर में हम यही समाप्त करते हैं कि जो मुख्य बातें कही मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी कि कैसे 19वीं शताब्दी के अंत में हमें देखने को मिलता है अलग अलग कारणों की वजह से, जिसमें सेंसस हैं, जनगणना एक बहुत बड़ा कारण है, धर्म सुधार आंदोलन एक बहुत बड़ा कारण है, धर्म सुधार आंदोलनों के शुरू होने का बहुत बड़ा कारण है, जिसमें अलग अलग समाज के लोगों ने, अलग अलग जातियों ने अपने बारे में सचेत होना शुरू किया और अपने बारे में लिखना शुरू किया, भाषा की सफाई के बारे में या अपनी अपनी समुदायों की सफाई के बारे में कि कैसे कुरीतियाँ आई हैं और कुरीतियों को निकालना है। भाषा के बारे में हिंदी उर्दू के जो अगर आपको डिबेट सुनने को मिलते हैं वो भी इसी वक्त शुरू होते हैं। स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि हमने बताया कि कैसे प्लेग या बाकी सब महामारियां भी उस वक्त बहुत ज़्यादा आती हैं और उनकी वेव हमें जैसे दिखती है, वैसे ही जैसे हम पैंडेमिक में कोविड की वेव दिखती है, वैसे ही वेव हमें उसमें भी दिखती है। 19वीं शताब्दी के अंत में, 1918 में, 1902 में, 1898 में, 1896 में, ये सब प्लेग के समय की बातें हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 1920 महात्मा गांधी की आने के बाद, और बहुत सारी जाति उन्मूलन के लिए बहुत सारी पत्रिकाओं का उदय होना, महिलाओं के लिए बहुत सारी पत्रिकाओं का उदय होना, किशोरियों के लिए, बच्चों के लिए जो एक अलग से रीडरशिप जिससे पहले आज तक हमें नहीं देखने को मिलती, बच्चों के लिए खास तौर पर पहली बार एक रीडरशिप या एक पढ़ने वाला तबका एक तैयार होता है, जिसमें प्रकाशक, लिखने वाले टारगेटेड ऑडियंस के तौर पर एक जानी पहचानी पढ़ने वालों के तौर पर बच्चों को पहली बार एक केंद्र में लाते हैं। उसके अलावा जैसे हमने बात की, शिक्षा पर बहुत सारे इस तरीके की पत्रिकाएं छपी। तो ये कमोबेश पत्रिकाओं का इतिहास रहा, जो 1950 के बाद हमें और देखने को मिलता है। हमें सब लोगों को याद है सरिता और गृह शोभा और ये सब तरीके की पत्रिकाएं हमारे घरों में
आई, महिलाओं के लिए आई। ये सब, ये सभी पत्रिकाएं, कादम्बिनी, ये सभी पत्रिकाएं उसी इतिहास का हिस्सा रहीं जो इतिहास 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। और हाँ, इस और अभी भी हमें बहुत हद तक मदद कर रहा है। शुक्रिया। आज के लेक्चर का, आज के विषय का अंत यहीं पर। थैंक यू। नमस्कार। रजनी चांदीवाल।